गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सरफेस टेंशन स्टार्ट किया था और सरफेस टेंशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया था। तो क्या क्या बताया तुमको सरफेस टेंशन में? सबसे पहला बात क्या याद रखोगे कि ये जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो बल्क जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस। वो भी किसके सरफेस की? लिक्विड सरफेस की, ठीक है। तो लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ये जो सरफेस टेंशन है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब बलून के सरफेस के जैसा बिहेव करता है, जिसकी टेंडेंसी हमेशा खुद के एरिया को मिनिमाइज करने की होती है। ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन थी। उसके बाद सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में मैंने आपको कॉज ऑफ सरफेस टेंशन समझाया था। तो कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या था कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स है। अब सिंस उनकी एनर्जी ज्यादा है तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज, अपने एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अगर जीरो नहीं भी ला सकता तो वो चाहता है कि कम से कम एनर्जी लाया जा सके। तो कम से कम एनर्जी लाने के कारण वो क्या करता है? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये सरफेस टेंशन था। अच्छा, सरफेस टेंशन को हमने मैथमेटिकली भी आपको फाइंड करके बताया था कि अगर मुझे सरफेस टेंशन फाइंड करना है, सरफेस टेंशन को या तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सिग्मा यूज कर रहा हूं। सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। अब ये फोर्स क्या था? तो हमने एक इमेजिनरी सरफेस ऐसा लिया था, हमने एक सरफेस ऐसा लिया था और इस सरफेस पे एक लाइन एल लेंथ का इमेजिनरी लाइन क्या कर रहे थे? यहां पे अज्यूम कर रहे थे। अच्छा, मैंने एडिसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस भी समझाया था। एडिसिव फोर्सेस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं एडिसिव फोर्सेस, और कोहेसिव फोर्सेस होते हैं एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। अब इस लाइन पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको यहां वाले मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे होंगे ऐसा। उसी तरह यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको यहां वाले मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होंगे? पुल कर रहे होंगे। अब सिंस ये लाइन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ होगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी जनरेट होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अच्छा, अब ये फोर्स, इधर साइड का फोर्स, किसी भी साइड का फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स जनरेटेड पर यूनिट लेंथ ही क्या होगा? सिग्मा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन पता है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स मिल जाएगा। और ये फोर्स कौन सा है? फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, हाँ या ना? सरफेस टेंशन कोई फोर्स नहीं है। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन से जनरेट होने वाला जो फोर्स है, सरफेस टेंशन से जनरेट होने वाला फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? लिक्विड के सरफेस टेंशन। अब ये देखोगे तो ये जो F है ना, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर होता, मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स कोहेसिव फोर्स जो होगा और मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स होगा, वो दोनों अलग अलग होंगे ना। तो अगर वो दोनों अलग अलग होंगे तो फॉर द सेम लेंथ ऑफ, अगर ये वाटर का सरफेस है और ये मान लो ये मरकरी का सरफेस है, तो फॉर द सेम लेंथ ये जो फोर्स है FHG और ये जो फोर्स है F वाटर, तो साफ साफ अगर देखोगे तो Hg का फोर्स जो होगा, मतलब सिंस कोहेसिव फोर्स जो होता है मरकरी केस में ज्यादा होता है, तो FHG जो होगा वो F वाटर से ज्यादा होगा। अगर FHG F वाटर से ज्यादा है, इसका मतलब इसका सरफेस टेंशन और इसका सरफेस टेंशन, दोनों का सरफेस टेंशन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सरफेस टेंशन ऐसे न्यूमेरिकली डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये याद रखना ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इतना कुछ मैंने बता दिया था। अच्छा, मैंने तुमको नोट पॉइंट पे लिखाया था कि सरफेस टेंशन जो है वो प्रॉपर्टी है, वो कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा देने से लिक्विड के सरफेस का जो सरफेस टेंशन होता था वो कम हो जाता था क्या? इसीलिए वो मैंने बताया था ना कि जो खाना होता है वो गरम गरम खाना टेस्ट क्यों लगता है?
क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम है तो वो आसानी से फैल सकता है, आसानी से फैल सकता है तो सारे टेस्ट बर्ड्स को हिट करता है, इसलिए खाना क्या होता है, टेस्टी लगता है जब वो गरम गरम होता है। तो उसी तरह मैंने बताया था कि किसी भी सरफेस पे अगर तुम उसको कंटामिनेट कर दोगे, अगर तुम उसमें इंप्यूरिटीज ऐड कर दोगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो बारिश के दिनों में, अभी बारिश की दिनों जो स्टार्ट हो गई हैं, बारिश के दिनों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जगह जगह जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पे क्या होता है, मॉस्किटो के ब्रीड होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब मॉस्किटो की आबादी जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना, तुमको उतना ज्यादा खतरा है। खतरा इन द सेंस क्या है, एक तो अभी कोरोना से हम ऐसे ही परेशान है, ठीक है, नंबर 1 खतरा, मतलब दिस ईयर बिलोंग्स टू खतरा, मतलब यू कैन काउंट नंबर ऑफ खतरास दैट आर कमिंग। सब द नंबर 1 खतरा वाज दिस कोरोना, नंबर 2 खतरा साइक्लोन, नंबर 3 खतरा a different type of viruses, hanta virus and all other viruses are also coming. Number 4 some parts of India are experiencing earthquake, ठीक है। नंबर 5 वो लोकस्ट जो लोकस्ट अटैक हो रहा है, नंबर 5 ये हो गया, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन चल ही रहा था। तो दिस ईयर बिलोंग्स टू खतरा एंड इन दिस खतरा सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्वाइव। अपने को बस जिंदा टिके रहना है कि हाँ भाई जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान तब तक संभालेंगे खतरा मेरी जान, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, सिग्मा को हम डिफाइन करने वाले हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ से। अब फोर्स जो होगा अलग अलग लिक्विड में सेम लेंथ के लिए अलग अलग फोर्स जनरेट होगा, अलग अलग फोर्स जनरेट होगा तो अलग अलग लिक्विड का क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इतना कुछ तुमको सिखा दिया था। आज क्या करते हैं ना, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स होते हैं जो सरफेस टेंशन पर डिपेंड करते हैं। एक तो देखो ये अभी कितना अच्छा दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, अभी जैसे इसको यूज करूंगा ना ये पूरा खराब कर देगा अभी मेरा व्हाइट बोर्ड। ये पता नहीं ऐसे डस्टर आते कहां से है। इसका नाम डस्टर नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए ये क्या कर रहा है, व्हाइट बोर्ड को ब्लैक कर रहा है, ब्लैकर नाम होना चाहिए इसका, ब्लैकर। व्हाइट बोर्ड को ब्लैक कर दे रहा है ये, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग, स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने तुमको बेसिक डेफिनेशन बता दिया। कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने नोटिस किया होगा। सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो पेंट ब्रश अगर देखा होगा आपने, तो पेंट ब्रश जब एयर में है तो उसके ब्रशेस जो होते हैं ना, वो उसके जो हेयर्स होते हैं, ब्रश के हेयर्स होते हैं, वो पूरे हर डायरेक्शन में फैल रहे होते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जिधर मर्जी जा रहा है उधर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस पेंट ब्रश को तुम क्या करते हो, पानी में या पेंट में डिप कर देते हो, तो वो जो पेंट ब्रश है वो एक बहुत ही अच्छे से पैटर्न में अरेंज हो जाता है। क्या पहले इसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, सुरक्षित बिखरे इसके बाल ऐसे, पहले इसके ऐसे बिखरे हुए बाल थे। लेकिन जैसे ही तुम इसको वाटर में डिप कर देते हो या किसी पेंट में डिप कर देते हो, ये इस तरह का बन जाता है। क्या अब ऐसा क्यों बन गया, ये ऐसा क्या हो गया भाई, पानी के अंदर जाने से इतना सुधर कैसे गया ये। तो क्या होता है, जैसे ही तुमने इसको लिक्विड के अंदर, अभी ये क्या था, ये एयर में है, एयर में मतलब सरफेस टेंशन ना कोई प्रॉपर्टी होगा नहीं। जैसे ही तुमने इसको लिक्विड में डिप कर दिया, लिक्विड में डिप कर दोगे तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, लिक्विड का एक लेयर बन रहा है। क्या इसके आसपास क्या हो गया, लिक्विड का एक लेयर बन गया। अब ये जो लिक्विड का लेयर बना है वो क्या चाहता है, ये जो लिक्विड का लेयर बना है वो ये चाहता है कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज कर सके। एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ही वो क्या करता है, वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो लिक्विड का सरफेस अरेंज हो रहा है तो वो जो पेंट ब्रश के हेयर्स होते हैं वो भी क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, तुम एग्जांपल बस लिखते जाना। तो या किसी बुक भी अगर देखोगे तो ये सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि पेंट ब्रश था, उसको लिक्विड में डाला तो वो ऐसे सुधरा हुआ क्यों बन गया, तो कैसे बन गया, बिकॉज ऑफ द लिक्विड का लेयर जो उस पर डिपॉजिट हो गया, वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है तो उसने क्या कर दिया, साथ ही साथ लिक्विड जो ब्रश था, ब्रश को भी उसने अरेंज कर दिया एक पैटर्न में। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको,
ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो अपने घर में। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, निडल जानते हैं ना, निडल सुई, ठीक है। ये जो निडल है, निडल जनरली क्या होता है, आयरन का बना होता है क्या? वो जो निडल होगा वो जनरली आयरन का या कोई मेटल का बना होता है। अच्छा, अब हमने फोर्स ऑफ ब्योयेंसी या जो ब्योयेंसी वाला चैप्टर था उसमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के डेंसिटी से अगर सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है तो सॉलिड सिंक करता है क्या? हाँ या ना? अगर सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है लिक्विड के डेंसिटी या फ्लूइड के डेंसिटी से, तो वो जो सॉलिड होता है वो सिंक कर जाता है। अच्छा, सॉलिड सिंक करने का मतलब होगा कि वो नीचे क्या करेगा, डूब जाएगा। अब क्या करते हैं ना, वाटर का सरफेस है, मान लो क्या है ना, ये लिक्विड का सरफेस है ऐसा। पहले इसका टॉप व्यू दिखाते हैं आपको। ये क्या है ना, एक कंटेनर है, मतलब ये कंटेनर ऐसे रखा हुआ है, जब बाहर निकालोगे कंटेनर ये बाहर बन के आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू। अब ये कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है ना, ऐसा लिक्विड का एक सरफेस बना हुआ है, ऐसा लिक्विड का एक सरफेस है। अब इस लिक्विड के सरफेस पे क्या करना है अपने को, एक निडल प्लेस करना है। ऐसा लिक्विड के सरफेस पे क्या करने वाले हैं, एक निडल प्लेस करने वाले हैं। और निडल कैसे प्लेस किया है, तो ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो। क्या करना, एक कंटेनर में पानी भर लेना, फिर वो जो पेपर होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो पेपर होते हैं ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर भी नाम बोलते हैं उसको। वो जो फिल्टर पेपर होते हैं, तुम्हारे घर में नहीं होगा तो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, केमिस्ट्री लैब में भर भर के मिलेंगे, तुम चोरी करके ला सकते हो वहां से, ठीक है। मैं तुमको सोर्स बताता रहता हूं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होंगे वो तुमको कहां मिलेंगे। तो क्या करना, अपने केमिस्ट्री लैब में जाना, वहां से क्या करना, ये फिल्टर पेपर चोरी करके ले आना, फिल्टर पेपर को रख देना कंटेनर के, या फिल्टर पेपर लेना, फिल्टर पेपर के ऊपर रख देना निडल, एक निडल ऐसे रख देना। कैसा निडल, ग्रीस करके रखना निडल को क्या करना, थोड़ा ग्रीस कर देना है, थोड़ा ऑयल लगा देना उस पर, और फिर क्या कर देना, उसको पेपर के ऊपर रख देना, और वो पेपर को क्या करना, लिक्विड सरफेस के ऊपर रख देना। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पेपर है, वो जो ब्लॉटिंग पेपर है, वो पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा वो नीचे डूबना स्टार्ट हो जाएगा। तुम क्या देखोगे, वाटर जो है वो जो ब्लॉटिंग पेपर है, जैसे ही नीचे चला गया ना, वो जो निडल है वो वहीं पे तैरता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये इस स्टडी के हिसाब से गलत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो निडल है, निडल आयरन से बना हुआ है, आयरन का डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड के डेंसिटी के कंपैरिजन में। फिर भी इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये जो निडल है वो फ्लोट करता हुआ दिखेगा। अब इसका अपने को कॉज जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक निडल लिया है और मेरा बेसिक लॉ ऑफ फ्लोटेशन का नॉलेज मुझे ये बताता है कि अगर डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा होगा तो वो लिक्विड में क्या करेगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर ले लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर निडल रख दिया। इस तरह से फिल्टर पेपर था ऐसे, इसके आसपास ऐसे फिल्टर पेपर था और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या कर दिया, एक निडल रख दिया। निडल को कैसे कर दिया है, थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी है या थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया है और उसके ऊपर ऐसे रख दिया उसको। धीरे धीरे ये पेपर क्या हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब करके नीचे सेटल हो जाएगा। जैसे ही नीचे सेटल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो जो निडल है वो आपको तैरता हुआ दिखेगा वाटर सरफेस में। अब वो तैरता हुआ दिख रहा है, मतलब इसके हिसाब से वो क्या होने लगेगा, गलत होने लगेगा। तो क्यों तैर रहा है वो निडल, क्यों फ्लोट करता है, इसके बारे में अपने को समझना है। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये जो डायग्राम है वो एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन भी होता है। तो एकदम ध्यान से देखना है अपने को, ये जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एकदम ध्यान से देखना है। अब क्या कर रहे हैं ना, जो सरफेस है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं सरफेस का, तो लिक्विड का सरफेस ऐसा है क्या, ये लिक्विड का सरफेस पूरा ऐसे रखा हुआ है, ये पूरा ऐसे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जैसे ही तुम इसमें एक निडल ला के रखोगे तो निडल के, अच्छा निडल ला रहे हैं और निडल को क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइड करके बना रहे हैं। ये स्फीयर है क्या, नहीं, ये निडल है भाई, निडल को मैग्नीफाइड करके बनाया है। ये ऐसा निडल था, निडल को जब आप मैग्नीफाइड करके देखोगे तो वो तुमको राउंड टाइप का दिखेगा और इसके नीचे जो लिक्विड का लेयर है वो कुछ तो इस पैटर्न में अरेंज हो जाएगा क्या। जैसी तो वो निडल जो है, जैसी वो निडल
सरफेस को हिट करेगा वो क्या करेगा, डिप्रेशन क्रिएट कर देगा। अच्छा, अब ऐसा कुछ डायग्राम हो गया जैसे ही वो ब्लॉटिंग पेपर या जैसे ही वो फिल्टर पेपर चला गया। तो अभी यहां पे ध्यान से देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस पूरे का वेट नीचे लग रहा होगा क्या, और ये जो वेट है mg वो थ्रू आउट लग रहा है क्या। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? डायग्राम ऐसा है, अपने को सिर्फ ये दिख रहा है, डायग्राम पूरा पीछे है, अपने को क्या दिख रहा है, अपने को सिर्फ ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली डायग्राम पूरा पीछे है क्या, ये वाला पार्ट अपने को नहीं दिख रहा है, वो प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा जब आप ऐसे बाहर निकालते तो निडल बाहर आ जाता, पूरा लिक्विड का सरफेस बाहर आ जाता। अच्छा, अब सबसे पहला फोर्स मैंने दिखा दिया mg। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको फ्लोट करना है मतलब mg को बैलेंस होना चाहिए क्या। अच्छा, फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा है क्या अभी, फोर्स ऑफ बॉयंसी नहीं, क्यों, फोर्स ऑफ बॉयंसी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो तो डूबा है ही नहीं, इसका कुछ भी पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा है क्या, नहीं, थोड़ा बहुत अगर डूबा होगा भी तो होगा, लेकिन ना के बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है तो फोर्स ऑफ बॉयंसी तो है नहीं। अब किसने बैलेंस किया है, तो किसने बैलेंस किया है, तो यहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इनटू इमेजिनरी लेंथ। अब ये समझना है ध्यान से, जो मैं बोलूंगा थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए ना क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट साइड में और कर लेते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम मतलब क्या है, फ्रेम इस तरह से मेटल के रॉड्स थे, बने हुए थे हमारे पास मेटल के रॉड्स। हमने क्या किया, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है, ऐसे मेटल के रॉड्स ऐसे लगे हुए थे। ठीक है, और ये वाला जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम जो है वो क्या है, मूवेबल है। ये जो फ्रेम है वो मूवेबल है और मैंने ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया है कि यहां और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। मैंने ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया है कि यहां पर और यहां पर जहां पे भी कनेक्शन होने वाला है वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये मूवेबल है मतलब ये मूव कर सकता है, इसको फोर्स अगर मिलेगा तो वो अंदर बाहर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द फोर्स। अब क्या करना है, इस पूरे अरेंजमेंट को, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, इस पूरे अरेंजमेंट ऐसे पकड़ेंगे, पूरे अरेंजमेंट उठा के क्या करेंगे, सोप सोल्यूशन में डाल देंगे। अब सोप सोल्यूशन क्या है, सोप सोल्यूशन मतलब सर्फ का पानी, सोप सोल्यूशन मतलब सर्फ का पानी। ठीक है, फेना ही लेना, फेना ही लेना, लेने के बाद उसको पानी में डालना, सोल्यूशन बनाना, वो हो जाएगा सोप सोल्यूशन। या क्या करना, कोई भी सोप ले लेना, सोप को वहां पे पिघलने के लिए छोड़ देना, वहां पे कुछ टाइम बाद सोप निकाल लेना, तो वो क्या हो जाएगा, सोप सोल्यूशन। ठीक है, अब सोप सोल्यूशन लेना और सोप सोल्यूशन में ये फ्रेम को उठा के ऐसे डाल देना। ठीक है, अब जैसे इस फ्रेम को उठा के ऐसे डाल दोगे वहां पे और बाहर जब निकालोगे तो यहां पर सोप का फिल्म बन जाता है। क्या फिल्म मतलब लेयर। ठीक है, वो नहीं कि सर कोई पिक्चर दिखा दो क्या अपने को, सोप का एक फिल्म बन जाता है, सोप का लेयर बन जाता है क्या, हाँ या ना। ये भी, ये तुमने कहां देखा होगा ना, वो जो मेले होते हैं, मेले में वो होते हैं ना बुलबुले उड़ाने वाले, फू फू ऐसे वैसे बुलबुले उड़ाने वाले होते हैं क्या, ऐसे ही कुछ होता है ना। वहां पे भी एक लिक्विड का कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड घोल के दिया हुआ रहता है और एक वो अरेंजमेंट देते हैं जिसको क्या करते हैं, ऐसे डुबाते हैं, ऐसे डुबाने के बाद जब बाहर निकालते हैं लिक्विड का फिल्म बन के बाहर निकलता है क्या उसमें, उसको जब फूकते हैं तो वो बुलबुले बन के बाहर निकलते हैं, हाँ या ना, देखा होगा ये। अच्छा, तो यहां पर वैसा ही अरेंजमेंट है। हमने क्या किया, इस तरह का एक मेटलिक अरेंजमेंट लिया था जिसका जो ये वाला साइड है वो कैसा है, वो मूवेबल है, मतलब वो आगे पीछे जा सकता है। इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया। अब सोप सोल्यूशन में डिप करने के बाद क्या होगा, सोप का एक फिल्म बन गया क्या। अच्छा, अभी ध्यान से देखना है कि होता क्या है। आप क्या देखोगे ना कि जैसी ये सोप फिल्म बना, जैसी आप बाहर निकालोगे, ये जो मूवेबल आर्म है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। आप क्या देखोगे, जैसे ही आपने क्या किया, इस सोप फिल्म वाले या इस अरेंजमेंट को बाहर निकालोगे सोप फिल्म से या सोप सॉल्यूशन से, आप देखोगे कि ये जो मूवेबल आर्म है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से लिक्विड अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ये हमने पढ़ा था क्या। ठीक है, तो यहां पे देखो,
जैसे ही तुमने इसको सोप सोल्यूशन में डाल के बाहर निकाला, सरफेस बन गया है क्या? अब ये सरफेस क्या चाहेगा? ये सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। इस वाले ब्रांच और इस वाले आर्म, मतलब इन ये जो फिक्स्ड आर्म्स है, इनको वो चला पाएगा क्या? नहीं। चला किसको पाएगा? चला इसको पा सकता है क्या? तो अगर ये इसको चला सकता है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो सोप का फिल्म है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए इसको अंदर की तरफ पुश करना स्टार्ट करेगा क्या? तो ये क्या करेगा? एरिया मिनिमाइज करने के लिए ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो सरफेस टेंशन या यहां पे जो सरफेस बना वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा था। अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए उसने क्या किया? इसको अंदर की तरफ पुल करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, अब ये जो मूवेबल आर्म है मेरे पास, ये जो मूवेबल आर्म है उस पर एक नेट फोर्स अंदर की तरफ लगा गया, तभी तो वो अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा ना। अच्छा, ये फोर्स किसने लगाया? ये फोर्स इस सोप के फिल्म ने लगाया ना। ये सोप का जो फिल्म बना वो क्या चाहता है? वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। एरिया को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करेगा? वो जो मूवेबल आर्म है उसको अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। अगर मूवेबल आर्म को अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, मतलब मूवेबल आर्म पर एक नेट फोर्स अंदर के डायरेक्शन में आ गया क्या? बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब ये जो फोर्स जनरेट हुआ है, ये जो फोर्स अंदर के डायरेक्शन में जनरेट हुआ है, यही फोर्स क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सर मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। सब देखो भाई, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी चाहता है अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। अब अगर एरिया को मिनिमाइज करना है तो वो जो मूवेबल आर्म है उसको अंदर की तरफ पुल करना पड़ेगा। अगर मूवेबल आर्म अंदर की तरफ पुल हो रहा है, इसका मतलब उस मूवेबल आर्म पर अंदर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स जनरेट हुआ है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी एनालाइज करते हैं कि ये जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने सीख लिया है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन ऑफ द सरफेस इनटू लेंथ। लेंथ कौन सा? इमेजिनरी लेंथ। अभी मैं बताता हूं, दोनों मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करना और डायरेक्शन कैसे सोचना है यहां पर। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये जो सोप बना यहां पे, ये जो सोप का फिल्म था, उसने क्या किया है? लेयर फॉर्म किया है क्या? देखो इधर भी लेयर फॉर्म हुआ ऐसे, इधर भी ऐसे लेयर फॉर्म हो रहा है। हर डायरेक्शन में जहां जहां पर भी सोप था उसने क्या किया है? एक लेयर फॉर्म कर दिया, एक सरफेस फॉर्म कर दिया है क्या? हाँ या ना? अच्छा, अब मेरे मतलब का सरफेस कौन सा है? मेरे मतलब का सरफेस सिर्फ ये है, क्योंकि ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जो फोर्स जनरेट कर पा रहा है वो कोई मोशन नहीं क्रिएट कर रहा है। मोशन कौन क्रिएट कर पाएगा? सिर्फ इस वाले सरफेस के कारण मोशन दिख रहा है क्या अपने को? तो हम क्या करेंगे? सिर्फ यहां पर सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे। डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायग्राम जब तक नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट। ये बात कर रहे थे ना, वो लेक्चर पॉज हो गया था। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या बताया था कि ये मेरे पास एक अरेंजमेंट है या फ्रेम है, और इस फ्रेम पर ये क्या है? ये एक मूवेबल रॉड है। मूवेबल रॉड है जो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है, अब लिक्विड का लेयर बन रहा है। ये लिक्विड सोप सॉल्यूशन में डाला था इसको, तो सोप का एक फिल्म बन चुका है। अब ये जो सोप का फिल्म बना है, ये सोप का फिल्म क्या कर रहा है? सब जगह से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। ये जो सोप का फिल्म बन रहा है, तो सोप का फिल्म देखो यहां पे भी है, सोप का फिल्म यहां पे भी है, और सोप का फिल्म नहीं, सोप का लेयर, मतलब सोप का फिल्म तो थ्रू आउट है ना, तो सोप का लेयर यहां पे भी है, सोप का लेयर यहां पे भी है, सोप का लेयर यहां पे भी है। लेकिन ये जो सोप के लेयर है ना, इनके कारण को जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है वो मेरे मतलब का नहीं है। क्यों मेरे मतलब का नहीं है? क्योंकि उनसे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मतलब का कौन सा है? तो मतलब का सिर्फ ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो फोर्स जनरेट होगा, इसके कारण जो फोर्स जनरेट होगा वही तो क्या कर रहा है? उस मूवेबल आर्म को अंदर पुल कर रहा है। अब ये मूवेबल आर्म, अगर ये मूवेबल आर्म अंदर की तरफ पुल हो रहा है, मतलब क्या होगा? नेट फोर्स अंदर के डायरेक्शन में होना चाहिए क्या? अच्छा, अब इस डायग्राम को जब ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम को जब ध्यान से देखोगे तो हम बात कर रहे हैं फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? सिग्मा इंटू एल लिखेंगे क्या? अब बोलोगे सर सिग्मा तो सरफेस टेंशन हो गई, ये जो सरफेस होता है उसकी सरफेस टेंशन हो गई सिग्मा। एल क्या है? तो एल है इमेजिनरी लेंथ, इमेजिनरी
लाइन, वो जो एल है उस इमेजिनरी लाइन का लेंथ है। जैसे यहां पर ये इमेजिनरी लाइन हमने अज्यूम किया गया, इस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है मान लो कितना है एल, तो सिग्मा इंटू एल अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स के बराबर आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल है नहीं, सिर्फ क्या करना है सिग्मा को इमेजिनरी लेंथ जो फॉर्म करेगा, वो जो लिक्विड का सरफेस इमेजिनरी लेंथ फॉर्म करेगा उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, आपको फोर्स मिल जाएगा। डायरेक्शन के लिए ध्यान से अगर देखोगे तो रॉड को अंदर जाना है, रॉड को अंदर जाना है मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी अंदर होना चाहिए ना। अच्छा, अभी ये जो सरफेस टेंशन है, ये जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है। अगर सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब जो भी फोर्स जनरेट होगा सरफेस टेंशन के कारण उसका डायरेक्शन सरफेस के अलोंग होना चाहिए। तो जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है सरफेस के अलोंग। सबसे पहला पॉइंट अपने को ये याद रखना है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये जो फोर्स जनरेट होगा वो परपेंडिकुलर टू इमेजिनरी लाइन होगा। जैसे इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये इमेजिनरी लाइन था, जो भी फोर्सेस हमने दिखाए थे वो फोर्सेस क्या है, वो सरफेस के अलोंग है क्या, और फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इमेजिनरी लाइन के क्या रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है, डायरेक्शन के लिए आप याद रखना कि ये जो फोर्सेस है, फोर्सेस का डायरेक्शन होगा अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन। देखो बहुत ही मुश्किल है ये डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, ही मुश्किल है, उसमें ही प्रॉब्लम होता है बच्चों को। फोर्स का मैग्नीट्यूड, देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दो बातें अपने को बतानी पड़ेगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, सिग्मा इंटू लेंथ, इमेजिनरी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन के लिए आपको याद रखना कि एक तो फोर्स का डायरेक्शन सरफेस के अलोंग दिखाएंगे, जहां पे भी लिक्विड का सरफेस है उसके अलोंग डायरेक्शन दिखाएंगे। दूसरा ये बात याद रखेंगे कि जो भी इमेजिनरी लाइन हमने कंसीडर किया, जो भी इमेजिनरी लाइन हमने कंसीडर किया उसके परपेंडिकुलर के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन रखना होगा। आई होप ये एग्जांपल तुमको समझ में आया है। अब तुम खुद से एनालाइज करो, फोर्स सरफेस के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर, तभी तो ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा था ना। अब ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, एरिया मिनिमाइज हो रहा है, तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सैटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आ रहा है। तो इस एग्जांपल से हमने आपको क्या कर दिया, हमने आपको यह सिखा दिया कि सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स जनरेट होगा, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो कंसेप्ट जो हमने अभी सीखा है ना, उसको अपने एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। वो निडल वाटर वाले एग्जांपल में हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। अब हमारा बेसिक ब्योयेंसी का नॉलेज क्या बोलता है कि सिंस डेंसिटी ऑफ निडल वाज हायर इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वाटर, देन निडल मस्ट सिंक इन द लिक्विड, या निडल मस्ट सिंक इन द इनसाइड द वाटर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो वो ध्यान से समझते हैं क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। अब मैंने डायग्राम शायद इससे पहले वाले वीडियो में बना के दिखा दिया था आपको। डायग्राम में क्या करना है, दो व्यू है, एक तो ऐसा था, एक तो टॉप व्यू जब देखोगे तो निडल ऐसा दिख रहा है, ये टॉप व्यू हो गया। अपन साइड व्यू अगर देखें तो लिक्विड का सरफेस ऐसा था, साइड व्यू में अगर देखेंगे तो लिक्विड का सरफेस ऐसा है, ये सरफेस पूरा ऐसे बाहर तक आ रहा है। अच्छा, जैसे ही आप इसमें निडल प्लेस करोगे तो बिकॉज ऑफ द निडल, ये निडल मैंने प्लेस किया। अब ये निडल क्या है सर, ये सब मेरे को सर्कल दिख रहा है सर, ये ऐसा है भाई, इधर देखोगे तो क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना, लेकिन ये पूरा प्लेन से जब बाहर आएगा, पूरा प्लेन से बाहर आएगा तो पूरा अंदर तक निडल दिखेगा क्या। अब बिकॉज ऑफ दिस निडल यहां पर क्या हुआ था, यहां पर एक इस तरह से डिप्रेशन क्रिएट हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो सबसे पहला फोर्स तो इसका वेट दिखा देंगे। सबसे पहला फोर्स क्या दिखा देंगे, इसका वेट। तो इसका वेट mg, ये नीचे लग रहा है क्या। अब अपने को अच्छा, फोर्स ऑफ ब्योयेंसी होगा क्या यहां पर, नहीं। फोर्स ऑफ ब्योयेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि वो डूबा हुआ नहीं है, या अगर फोर्स ऑफ ब्योयेंसी है भी
तो सिंस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसीलिए क्या होगा, जो फोर्स ऑफ बुयांसी का मैग्नीट्यूड जनरेट होगा वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब इसका डायरेक्शन ध्यान से अपने को समझना है। डायरेक्शन ध्यान से समझने के लिए क्या करते हैं, ये देखो, मान लो ये लिक्विड का सरफेस था, ऐसा लिक्विड का सरफेस था। जैसे ही इसमें निडल ला के रखेंगे, ये इस तरह से कुछ बेंड हो जाएगा, ऐसा, ये दिख रहा है क्या, ये ऐसा था, ये क्या हो गया, इस तरह से बेंड हो गया ना। अच्छा, अब जब ये बेंड हुआ होगा तो वो जो निडल है ना, निडल ने देखो क्या किया होगा, मैं अपने हाथ में ऐसे बना रहा हूं, तो ये हाथ में जो बना रहा हूं मैं, वो मेहंदी नहीं लगा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि हाथ में काली मेहंदी, ये तुमको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। देखो मैंने क्या बनाया, ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अब निडल यहां पे ऐसे रखा हुआ है क्या, जो निडल है वो यहां पर ऐसे मैग्नीफाइड करके बनाया है भाई डायग्राम को, निडल यहां कहीं पे रखा हुआ है। जहां पे निडल रखा हुआ है देखो, वहां पे एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो जाएगा क्या, यहां पर, यहां से ऐसे अंदर की तरफ एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो जाएगा, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन और यहां पे एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो जाएगा, हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है क्या। जो लिक्विड का सरफेस था, लिक्विड का सरफेस ऐसे डिप्रेशन के कारण बेंड हो गया, लिक्विड का सरफेस ऐसे बेंड हो गया, और क्या हो गया, निडल के कारण सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन ऐसा फॉर्म हो जाएगा। अब मुझे फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है। अब मुझे याद क्या रखना है कि जो भी फोर्सेस मैं दिखाऊंगा, एक तो लिक्विड के अलॉन्ग, सरफेस के अलॉन्ग होना चाहिए। अब ये सरफेस ऐसा हो चुका है क्या, लिक्विड का सरफेस ऐसा हो चुका है, इस तरह का सरफेस हो चुका है। एक तो फोर्स मुझे सरफेस के अलॉन्ग दिखाना है, और दूसरा मुझे जो फोर्स है वो क्या करना है, परपेंडिकुलर दिखाना है क्या। तो देखो फोर्स कैसे दिखा रहे हैं, सरफेस के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर, सरफेस के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर, सरफेस के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है क्या। तो जैसा पैटर्न फोर्स का इधर बन रहा होगा, वैसा ही पैटर्न फोर्स का इधर ही बनेगा क्या। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, तो फोर्स इस साइड आएगा और फोर्स इस साइड आएगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में क्या है, यहां पे ये कुछ एंगल पे आएगा, मान लो ये कोई एंगल क्या है, थीटा है, इसे आगे जाके कॉन्टैक्ट एंगल के नाम से पढ़ेंगे। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब जो फोर्स जनरेट हुआ उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं क्या। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एल, ये लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन टाइम्स ऑफ एल लिख देंगे। जब फोर्स को रिजॉल्व करोगे ना, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आना चाहिए, सिग्मा एल कॉस थीटा, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आना चाहिए, सिग्मा एल कॉस थीटा। अब देखो, जितना फोर्स यहां पे जनरेट हुआ था ना सिग्मा एल, उतना ही फोर्स यहां पे भी जनरेट होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो एक किसी भी साइड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस नहीं हो पाता। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस नहीं हो पाता तो ये क्या कर रहा होता, मूव कर रहा होता क्या। बात समझ में आ रहा है। इसलिए कितना है, सिग्मा एल कॉस थीटा का फोर्स और सिग्मा एल कॉस थीटा का फोर्स दोनों क्या करेंगे, साइड से कैंसिल करने वाले हैं। एक कंपोनेंट ये हो गया। अच्छा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, इसका कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एल साइन थीटा। उसी तरह इसका कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एल साइन थीटा। बना सकते हैं क्या ऐसा। अब अगर ध्यान से सोचोगे तो अगर इसको बैलेंस होना है, तो mg जो है वो 2 सिग्मा एल साइन थीटा के बराबर होगा, तभी तो बैलेंस हो रहा है ना, हाँ या ना। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है, जिससे अपन ने क्या किया, पहले अपन ने तो मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, फिर उसका डायरेक्शन निकालना सीखा। अब ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि तुम यहां से क्या कर रहे हो, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स जनरेट होने वाला है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालना सीख रहे हो। मैग्नीट्यूड अपन सिग्मा इंटू एल से कर देंगे, जहां पे एल क्या है, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस बना है उसका इमेजिनरी लेंथ का लाइन। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो तुमने क्या किया, ये ऐसा था ना, ये लिक्विड का लेयर इतने लेंथ का फॉर्म हुआ, तो सिग्मा इंटू एल किया था हमने। ये पूरा मेरा वो मूवेबल ब्रांच था, ये मूवेबल ब्रांच था मेरे पास, ये फ्रेम था। तो लिक्विड जो है वो एल लेंथ का इसमें लाइन फॉर्म कर रहा था, तो एल इंटू सिग्मा किया था तो मैग्नीट्यूड मिल गया था। तो अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इंटू एल, और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सरफेस के अलॉन्ग और लाइन के परपेंडिकुलर। आई होप ये दो एग्जांपल्स तुमको समझ में आए होंगे। अच्छा, अगर ये एग्जांपल समझ में आया है ना, तो सरफेस टेंशन के और एक एग्जांपल देख लेते हैं। और एक एग्जांपल, ये बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है, कॉलेज के एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये सब कॉलेज के एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने को पूछते हैं। तो देख लेते हैं कि भाई कैसे एक्सप्लेन करना है अपने को, और क्या एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल होता है
कि वाटर का ड्रॉपलेट, वाटर क्वेश्चन है या जो भी होगा, वाटर का ड्रॉपलेट कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस तरह का वाटर का ड्रॉपलेट दिखता है क्या? ये किसकी बूंद है? H2O की बूंद है ये किसकी बूंद? H2O की बूंद। और Hg की जो बूंद है, मरकरी की जो बूंद है वो ऐसी है। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई ऐसा शेप क्यों है? वाटर का जो बूंद है वो थैले के जैसा क्यों बन गया, और ये जो मरकरी का बूंद है वो अपने शेप को क्यों मेंटेन कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो ये डिराइव भी कर लेंगे, फाइंड भी कर लेंगे, जब मैक्सिमम मिनिमम वो पढ़ेंगे। इन जनरल अपने को क्या करना है, मेडिकल वाले स्टूडेंट या जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, वो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट याद रखेंगे। क्या स्टेटमेंट होगा? फॉर अ गिवन वॉल्यूम, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम के लिए अ स्पीयर विल हैव, अ स्पीयर will have minimum surface area। ठीक है, अपने को ये याद रखना है कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्पीयर विल हैव मिनिमम सरफेस एरिया। एक तो ये पॉइंट है जो अपने को याद रखना है, और एक और पॉइंट है यहां पर जो याद रखेंगे, क्या? फॉर अ गिवन शेप, फॉर अ गिवन शेप। और यहां पर जो मैं शेप के बारे में बात कर रहा हूं वो क्या है? 2 डायमेंशनल शेप है, मतलब स्क्वायर, सर्कल एंड सो ऑन, डायमेंशनल। फॉर अ गिवन शेप अ स्क्वायर, सॉरी, फॉर अ गिवन शेप अ सर्कल विल हैव मैक्सिमम एरिया। मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सब डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। मेडिकल वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको जनरल बातें मान के, ज्ञान की बातें मान के क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब मैंने क्या बोला कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम के लिए स्पीयर का जो सरफेस एरिया है, स्पीयर का जो सरफेस एरिया, ये बाहर का एरिया, वो सबसे कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पीयर है वो एक्चुअल में क्या है, वो सरफेस का, तो सरफेस ऐसे ही तो सरफेस है ना उसका। सरफेस क्या चाहता है, सरफेस चाहता है अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। अब अगर वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है तो कौन से शेप को अक्वायर करेगा, वो स्फेरिकल शेप को ही अक्वायर करेगा क्या, हाँ या ना? तो ये स्फेरिकल शेप दिख रहा है। अब बोलो कि ठीक है सर, अगर आपने बोला कि ये स्फेरिकल शेप दिख रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है स्फेरिकल? ये तो नहीं है स्फेरिकल। ये स्फेरिकल इसीलिए नहीं है क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रहा है, ये ऐसा होना चाहता है। मैं 2 डायग्राम बनाता हूं इसमें। यहां पे जो लिक्विड है वो ऐसा होना चाहता है, वो चाहता है सरफेस टेंशन के कारण ऐसा शेप अक्वायर करे, लेकिन ग्रेविटी क्या करेगा, इसको नीचे खींचना स्टार्ट करेगा क्या। अब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जब इसको नीचे खींचना स्टार्ट करता है तो ये क्या होता है, नीचे से फैलना स्टार्ट हो जाता है और ये क्या करता है, इस तरह का शेप अक्वायर कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? ये होना चाहता था स्फेरिकल, ये होना चाहता था स्फेरिकल, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींचना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए क्या होता है, इसका शेप इस तरह से आ जाता है। बोलोगे सर फिर एचजी में क्यों नहीं हुआ? एचजी में ग्रेविटी नहीं लग रहा था क्या? एचजी में भी ग्रेविटी लग रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना, कोहेसिव फोर्स जब मैंने पढ़ाया था, कोहेसिव फोर्सेस मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। मर्करी के केस में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसका क्या मतलब है, मान लो यहां कहीं पे ग्राउंड है हमारा, यहां कहीं पे ग्राउंड है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, मान लो Hg1, ये Hg1 को ग्राउंड अपनी तरफ खींच रहा है क्या, हाँ या ना? अब Hg1 को ग्राउंड अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर जो मॉलिक्यूल है Hg2, ये भी तो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है क्या? अब सिंस फोर्स ऑफ कोहेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इस वाले फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? वाटर के केस में फोर्स ऑफ कोहेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो थैले जैसे शेप का बन जाता है, लेकिन Hg के केस में फोर्स ऑफ कोहेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, वो स्फेरिकल शेप को मेंटेन कर पाता है, ठीक है। तो लिक्विड के सरफेस का या मरकरी के ड्रॉप्स का वो जो स्फेरिकल शेप होता है वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन होता है। तो ये सब एग्जांपल आपको नोट करना है, और ये सब एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसका किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, तो जो जो मैंने बोला है वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, सरफेस टेंशन के बारे में आपको कुछ कुछ बातें बता दी। सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझा दिया, फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझा दिया।
अभी बात करेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। सरफेस एनर्जी, या ऐसा लिख लेंगे एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, हो सकता है मैं कल भी एक लेक्चर अपलोड करूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं पढ़ा दूंगा अच्छा खासा, लेकिन मेरी आज बाकी भी क्लासेस में लेक्चर है, 11th में भी लेक्चर है, 8th में भी लेक्चर है, तो मुझे वो भी रिकॉर्ड करना है। एक तो ये सड़ा सा फोन, सड़े से फोन के साथ रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड होता है कभी नहीं रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता होता बंद हो जाता है, ठीक है, कभी कभी 2-2 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, 3 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ही चीज, तो दिक्कत होता है, क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन में पैसे वैसे भी नहीं आ रहे, पैसे वैसे नहीं आ रहे, फोन कहां से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी, या इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। अब याद करो, जब मैंने तुमको बेसिक समझाया था तो मैंने क्या बताया था कि जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड का सरफेस है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है क्या? जो लिक्विड का सरफेस है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर लिक्विड का सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, और ऐसा भी हम जानते हैं कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनका एनर्जी ज्यादा होता है इस वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। मान लो इस वाले मॉलिक्यूल को उठा के ऊपर ऐसे ऊपर लेके आना होता तो वर्क डन करना पड़ेगा क्या? इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर ऐसे ऊपर लेके आना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो भी, अभी खुद से तो आने नहीं वाला, तो जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करेगा सरफेस को बनाने में, जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करेगा सरफेस को फॉर्म करने में, वही स्टोर हो जाएगा सरफेस में इन द फॉर्म ऑफ ए सरफेस एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in forming the surface, the work done by external agent in forming the surface is stored in the surface in the form of सरफेस एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा मॉलिक्यूल्स को उठा के यहां से यहां लाने में, वो क्या होगा, सरफेस में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स सरफेस एनर्जी। ये डेफिनेशन हो गया। अब इसका न्यूमेरिकली क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, डेफिनेशन आप याद रख लेना। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वो जो मूवेबल, वो जो फ्रेम हमने लिया था ना, और फ्रेम में एक मूवेबल आर्म लगा के रखा था, ये फ्रेम ये मूवेबल आर्म, ठीक है, और यहां पर सोप का फिल्म बना के रखा है। सॉरी, एक कोरोना वाला नहीं है भाई, ये सब ये एलर्जी वाली है। ऐसा नहीं कि भेज दिया पुलिस मेरे घर कि इसको पकड़ो जाके, इसके ये कोरोना है, ये घूम रहा है ऐसे ही। ये कोरोना नहीं है, ये अभी लिक्विड का सरफेस बना हुआ है। अब लिक्विड का सरफेस जो अपने काम का है, काम का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है वो तो मूवेबल है ही नहीं, तो वो अगर फोर्स जनरेट भी कर रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। यहां पे एक लिक्विड का सरफेस क्रिएट हो रहा है क्या? जो लिक्विड का सरफेस यहां पे क्रिएट हो रहा है वही तो अपने मतलब का है, ऐसा है। जो लिक्विड का सरफेस यहां पे क्रिएट हो रहा है वही अपने मतलब का है। अच्छा, अब क्या करते हैं,
अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया होता, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया होता तो फोर्स के कारण ये जो लिक्विड है वो क्या करता है, अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये इधर मूव करना स्टार्ट करता है, क्या इस डायरेक्शन में, इधर ये मूव करना स्टार्ट करता, कितने फोर्स है तो मूव करना स्टार्ट करता है सिग्मा इंटू एल से। अब मुझे इसको आगे नहीं जाना है, इसको एरिया को इंक्रीज करना है ना, एरिया को इंक्रीज करेंगे तभी तो सरफेस एनर्जी आएगा। अब एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। और ये जो फ्रेम है या ये जो मूवेबल आर्म है, द मूवेबल आर्म is shifted, the movable arm is shifted slowly by the external agent। अच्छा, जब भी मैं बोलूं स्लोली, स्लोली का मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं लाना है। द मूवेबल आर्म इज शिफ्टेड स्लोली बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इंक्रीजिंग द एरिया, इन इंक्रीजिंग द एरिया, पहले से भी कुछ एरिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन सरफेस एनर्जी का है कि एरिया को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करेगा वही क्या होगा, सरफेस एनर्जी होगा। तो मैंने लिखा है वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, ये जो फिल्म बना है, ये फ्रेम में एक फिल्म इस साइड है और एक फिल्म इसके जस्ट पीछे है क्या। वो जो फ्रेम आप बनाते हो तो एक लेयर ऊपर में है, एक लेयर नीचे में है क्या। तो अगर दो लेयर फॉर्म हुए हैं, अगर दो लेयर फॉर्म हुए हैं तो सिग्मा इंटू एल, ऊपर वाले लेयर के कारण फोर्स सिग्मा इंटू एल है, नीचे वाले लेयर के कारण भी सिग्मा इंटू एल का फोर्स होगा क्या। दो लेयर फॉर्म हुआ ना, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, ऊपर वाले लेयर के कारण जो फोर्स है वो सिग्मा इंटू एल, नीचे वाले लेयर के कारण भी सिग्मा इंटू एल अंदर की तरफ होगा क्या। तो इसमें जो नेट फोर्स जनरेट हो रहा है, नेट फोर्स जनरेट होगा वो सिग्मा इंटू एल ऊपर वाले के कारण, सिग्मा इंटू एल नीचे वाले के कारण। तो एक्सटर्नल, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको स्लोली स्लोली मूव कराऊं, तो अगर मैं उसको स्लोली स्लोली मूव कराऊंगा इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये जो मैंने एफ एक्सटर्नल लिखा है इसका वैल्यू 2 सिग्मा एल के बराबर होना चाहिए ना। मैं कभी भी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाना चाहता, कोई चेंज नहीं होना चाहिए मतलब कोई नेट एक्सेलरेशन मुझे कभी चाहिए ही नहीं। तो जो एफ एक्सटर्नल है उसका मैग्नीट्यूड मैंने कितना रखा है, 2 सिग्मा इंटू एल। अब वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया, मान लो मैंने एरिया को इंक्रीज किया, मैंने एरिया को इंक्रीज करके क्या कर दिया, ये जो फ्रेम था, ये फ्रेम जो था वो कितना था, एल लेंथ का फ्रेम है ये, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर दिया है, एक्स। अगर मैंने इसको एक्स डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर दिया तो वर्क डन कितना लिखते हैं, वर्क डन किसका वर्क डन देख रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन देख रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट का अगर वर्क डन लिखोगे तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हो जाएगा एफ एक्सटर्नल का फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट एक्स का हुआ है क्या, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट का ये आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल कितना है 2 सिग्मा इंटू एल और डिस्प्लेसमेंट कितना था एक्स, ये वर्क डन हो गया क्या। अच्छा, मैंने सरफेस एनर्जी क्या बताया है, सरफेस एनर्जी का मतलब है जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया इन इंक्रीजिंग द एरिया, वही तो उसका सरफेस एनर्जी है ना। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वही तो सरफेस एनर्जी होगा। तो यहां पर सरफेस एनर्जी कितना लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी को लिख सकते हैं 2 सिग्मा एल इंटू एक्स, ये सरफेस एनर्जी हो गया। अब मान लो ये जो सरफेस एनर्जी है, ये जो मेरे पास सरफेस एनर्जी आया, इसको मैं इंक्रीज इन एरिया से डिवाइड कर दूं। मान लो मैं ऐसा कर दूं, मैं क्या करने वाला हूं, जो भी सरफेस एनर्जी मेरे पास आया उसको मैं इंक्रीज इन एरिया से डिवाइड कर दूं। अगर सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, या अभी मान लो इंक्रीज इन एरिया से ही डिवाइड कर देते हैं, इंक्रीज इन एरिया। अभी ध्यान से देखना, सरफेस एनर्जी कितना है 2 सिग्मा एल इंटू एक्स का सरफेस एनर्जी है। एरिया में इंक्रीमेंट कितना हुआ, एल इंटू एक्स का एरिया इस साइड इंक्रीज हुआ
और L इंटू एक्स का एरिया पीछे में भी इंक्रीज हुआ, तो टोटल इंक्रीज इन एरिया जो है वो 2L इंटू एक्स है। क्या 2LX अगर कैंसिल हो जाए तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, ये भी सिग्मा के बराबर आ जा रहा है क्या? हाँ या ना? जिस तरह से फोर्स पर यूनिट लेंथ सिग्मा आ रहा था, उसी तरह सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया भी सिग्मा आ रहा है। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होता है ना, आप सिग्मा को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो। ये जो सरफेस टेंशन है उसको फोर्स के टर्म्स में हमने डिफाइन किया था पहले, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसी सरफेस टेंशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? सरफेस एनर्जी। कभी भी आपको सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करना, सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देना। इंक्रीज इन एरिया से अच्छा होता है लिखना चेंज इन एरिया। क्यों? क्योंकि कभी एरिया कम भी हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो वहां पे सरफेस एनर्जी कम हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है अपन क्या करने वाले हैं, याद रखने वाले हैं। तो आज के बाद से जब भी मैं आपको बोलूं कि आपको सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है, तो दो तरीके हैं सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए। फोर्स पर यूनिट लेंथ से भी आपको सरफेस टेंशन मिल जाएगा, या सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया से भी आपको सरफेस टेंशन मिल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में जब भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या करोगे, सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन में जब भी वर्क डन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो सरफेस टेंशन को चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पे भी क्या मिल जाएगा आपको, एनर्जी या वर्क डन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस दो तरीके से अपने को क्या करना है, सरफेस टेंशन को यूज करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे। ये जो कुछ भी मैंने अभी बताया है ना, एकदम ध्यान से देखना है। थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन इतना एक बात की गारंटी है ना, ये विस्कोसिटी, ये सरफेस टेंशन, ये सब में मैंने जितना पढ़ा दिया है ना उतना काफी है। उसके अलावा बस थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हो सकता है क्वेश्चन में, इसके अलावा एक नया तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी भी बुक से, कुछ भी। बस तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए, कि हाँ भाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि जो भी क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है उसका क्या मतलब होता है। जितना मैं बता दूंगा वो काफी है, मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज।